अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सब लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है सबको? आवाज नहीं आ रही है? कोई आप अनम्यूट करके जवाब दीजिए कोई। हाँ सर, आ रही। हाँ, आ रही है। ओके, चलिए। तो चलो आज हम शुरू करेंगे अपना उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक यानी ये जो चैप्टर हमारा जो शुरू हुआ है ग्रेविटेशन का, इस चैप्टर में हमने शकली इसरा के ताल्लुक से देखे थे। शकली इसरा जमीन की सतह पर, इसका जो फॉर्मूला हमको मिला था वो था G/m/e/r²। ओके, ये जनरल फॉर्मूला था जमीन की सतह के लिए। फिर इसके बाद हम लोगों ने दूसरा फॉर्मूला देखा था बुलंदी के वास्ते। तो बुलंदी के लिए हमको मिला था G/m/e/r+h²। अगर हम जमीन की सतह से h बुलंदी पर हैं तो वहां पर इतना फॉर्मूला था उसका। फिर इसके बाद हम लोगों ने जमीन की कसाफत के रूप में एक फॉर्मूला बनाए थे। कसाफत के रूप में जो फॉर्मूला आया था वो था G=4/3π g×ρ×r। ओके, ये फॉर्मूला था कसाफत के रूप में। यहाँ पे रो जो है वो जमीन की कसाफत मतलब उसकी डेंसिटी है। ये हमारा तीसरा 3 फॉर्मूले हो गए। फिर हमने 2 फॉर्मूले और देखा था कि बुलंदी का असर क्या होगा और गहराई का असर क्या होगा। तो बुलंदी का असर जब हमने देखे थे वो था G/h यानी h बुलंदी के लिए शक्लीसरा G=1-2h/r। यानी उसमें जो बुलंदी h है वो 2h आएगी, इसके अंदर फॉर्मूले में 2h आती है। ओके, और फिर हमने गहराई का फॉर्मूला देखा था कि अगर मान लो हम जमीन की सतह के नीचे अगर गहराई में जाते हैं तो वहां शक्लीसरा का फॉर्मूला था G/d=1-d/r। ओके, तो इस तरीके से इतने फॉर्मूले जो है ये हम लोग इन सब की डेरिवेशन जो है वो अभी तक देख चुके हैं। और एक तरह से देखा जाए तो शकली इसरा से रिलेटेड तमाम बातें जो है वो यहाँ पे कवर हो गई हैं। लेकिन आप एक और चीज ध्यान में रखो कि जमीन का ये जो शकली इसरा जो है इस पर और एक चीज का असर पड़ता है। एक और फैक्टर ऐसा है जो जमीन की शकली इसरा के ऊपर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। उस फैक्टर को हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे। ये वर्ड आप याद रखेंगे, लैटिट्यूड। ओके, इसके लिए जो इंग्लिश में जो इसके लिए वर्ड जो यूज किया जाता वो है अर्जुल बलद। अर्जुल बलद। ओके, अब ये अर्जुल बलद या लैटिट्यूड क्या चीज है तो आप याद रखना, आप में से सभी लोगों ने ये ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा कि दुनिया का जो मैप होता है तो उस मैप के ऊपर 2 तरह की लकीरें बनाई जाती है, आड़ी लकीरें और खड़ी लकीरें। ओके, जो आड़ी लकीरें होती हैं तो उनके लिए ये वर्ड हम लोग यूज करेंगे लैटिट्यूड। आड़ी लकीरें ना उसकी जो खत बनाएंगे उनको जो है लैटिट्यूड कहा जाता। अब इसका क्या मामला है इसको पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं पहले और फिर हम ये सवाल की तरफ आएंगे। ओके, आप लोग देखो, सपोज करो कि ये दुनिया है, मतलब दुनिया जो है आप उसको एक ग्लोब की शक्ल में जो है वो इमेजिन करो। ओके, मान लो ये हमारी पूरी जमीन है। अब जमीन के बीच में से एक ऐसा महवर गुजरेगा,
आप याद रखो कि एक ऐसा खड़ा इमेजिनरी एक लाइन होती है और इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग कहते हैं महवर, और जमीन इसके अतराफ में गोल घूमती है ओमेगा जावी की रफ्तार से, बराबर है। ओमेगा उसकी जावी रफ्तार होगी और इस ओमेगा जावी रफ्तार के साथ में जमीन जो है वो ऐसे इस महवर के अतराफ रोटेट होगी, गोल घूमती रहेगी, गर्दिश की हरकत करेगी। अब इस हरकत की वजह से शक्लीसरा के ऊपर क्या असर पड़ेगा तो वो आप देखो। देखो इसमें सबसे पहले आप याद रखना, मान लो जमीन की सतह में यहाँ पर अगर बीचों बीच में इस जगह पर कोई चीज है जमीन पर रखा हुआ, तो ये वाली जो चीज है जाहिर है अगर महवर के साथ इसका फासला अगर लेंगे तो वो आएगा कैपिटल आर। ओके, और जब जमीन गोल घूमेगी, आप इमेजिन करो अब जमीन में ऐसे गोल घूमना है तो ये ऐसे जाएगा और घूमकर ऐसा पीछे से जाएगा, फिर ऐसा घूमेगा और इस तरह से ये दायरा बनाएगा पूरा। ओके, एक ऐसा बड़ा सा दायरा बनने वाला है। जब एक ऐसा बड़ा सा दायरा बनेगा तो हम उस दायरे को यहाँ पर ये इस तरीके से बना सकते हैं, यानी आप उसको ये ऐसे तस्वीर करो कि ये जो जिस्म है ये ऐसे घूमकर ऐसे जा रहा है, इस अंदाज में तो ये ऐसे घूमेगा, इस तरह से ये दायरे के ऊपर हम उसकी डायरेक्शन जो है बता सकते हैं। ओके, आप याद रखना ये जो उफकी दायरा जो बना ऐसा, ये जो दायरा बना, अगर आप इसको सिर्फ साइड में से देखेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, आड़ी लाइन। ये जो आड़ी वाली लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं खते अस्तवा। ज्योग्राफी के लैंग्वेज में अगर हम बात करेंगे तो इसे इक्वेटर कहेंगे, इक्वेटर या खते अस्तवा। तो ये जो है ये खते अस्तवा होता है, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्वेटर। इसको इक्वेटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्लोब को यानी जमीन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसके अंदर आप गौर करेंगे तो इसके ऊपर की जमीन और इसके नीचे की जमीन, ये जमीन का ये जो गोला है, ये जो कुर्रा है, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक आधा हिस्सा ऊपर, आधा हिस्सा नीचे। ऊपर वाला पार्ट को हम लोग नॉर्थ कहते हैं यानी शुमाल, और नीचे वाला पार्ट जो है उसको साउथ कहेंगे यानी जुनूब। तो इस तरह से ये इक्वेटर जो है ये हमारा एक सबसे बड़ा लैटिट्यूड बन गया। ओके, ये सबसे बड़ा लैटिट्यूड, सबसे बड़ा अर्जुल बलद बन गया, सबसे बड़ा लैटिट्यूड बन गया जो ग्लोब को यानी जमीन को दो इक्वल हिस्सों के अंदर उसे डिवाइड किया। हम यहाँ पर ये होगी अर्जुल बलद की बात। अब सवाल ये है कि दुनिया के सारे लोग ये खत के ऊपर तो नहीं रहेंगे, सबके सब इक्वेटर पे नहीं रहेंगे। कुछ मुल्क जो है या कुछ शहर जो है वो इक्वेटर के ऊपर आएंगे, कुछ इक्वेटर के नीचे जाएंगे। तो अब उनका क्या होगा, यानी उनके लिए क्या हम तस्वीर करेंगे। तो अब आप उसी चीज को थोड़ा सा गौर से देखो। देखो यहाँ इमेजिन करो कि ये वाला जो पॉइंट है मैं इसका नाम ओ रख देता हूँ। ओ का मतलब मान लो कि वो ओरिजिन यानी आप उसको जमीन का मरकज समझ लो, ये जमीन का मरकज है मान लेते हैं। और इमेजिन करो कि यहाँ पर इस जगह पर एक पॉइंट है पी। ये जो पॉइंट है ये एक आधा शहर आप इमेजिन कर लो, कोई चीज समझ लो इसको। ओके, इस जगह पर अब जैसा आप देख रहे हो यहाँ है, लेकिन ये चीज इक्वेटर से काफी ऊंचाई पर है। ओके, यहाँ पर ये भी याद रखो कि ये वाले पॉइंट को नॉर्थ पोल कहेंगे और इसको हम लोग साउथ पोल कहेंगे, यानी शुमाली कुतुब एन और जुनूबी कुतुब एस। जमीन के अंदर ऐसे दो कुतुबैन होते हैं। जब हम उसके ग्लोब को जब देखेंगे, ओके, ग्लोब को जब हम देखेंगे तो ग्लोब के अंदर मतलब दो पॉइंट्स रहेंगे, एक ऊपर वाला पॉइंट जिसको नॉर्थ पोल कहेंगे, एक नीचे वाला पॉइंट जिसको साउथ पोल कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर आप एक चीज और देखो कि इस जगह पर पॉइंट पी है। ओके, अब जमीन ने गोल घूमना है। जब ये जमीन ऐसे गोल घूमेगी तो अब आप गौर से देखना, ये जो पॉइंट पी है इसका इस महवर के साथ में फासला ये वाला है। मैं इस फासले का नाम स्मॉल आर रख देता हूँ यहाँ पे। ओके, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि उसका जो फासला है महवर के साथ में वो स्मॉल आर है। ओके, अब अगर जमीन ऐसे गोल घूम रही है, इस तरह से अगर जमीन गोल घूमेगी तो ये जो पॉइंट है ये घूमकर ऐसा जाएगा फिर ऐसा आएगा, यानी इस तरीके से ये रोटेट होगा यहाँ पर इस अंदाज में। ओके, और अगर ये गोल घूमता है तो आप देखेंगे कि इसका जो दायरा बनेगा वो दायरा कुछ तो भी ऐसा बनने वाला है इस अंदाज में। ये यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे और ऐसे, और इस तरह से ये छोटा दायरा इसका बनेगा। अब आप गौर से देखो कि इसका जो दायरा बना ये इक्वेटर के मुकाबले में छोटा बना, बराबर। इक्वेटर जो है, इक्वेटर वो भी एक दायरा है। हालांकि नक्शे के ऊपर हमको एक लाइन जैसे दिखता है, असल में जब हम नक्शा देखते हैं यानी जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे, दुनिया का नक्शा अगर हम एक कागज पे जब देखेंगे तो वो हमको एक ऐसा प्लेन कागज दिखता, इसलिए उसके ऊपर इक्वेटर हमको सीधी लाइन नजर आती। लेकिन याद रखना वो सीधी लाइन नहीं है बल्कि वो दायरा है। जब हम उसको ग्लोब के ऊपर देखेंगे
ग्लोब पर हमको समझ में आता कि एक्चुअली वो तो एक गोल दायरा है, सबसे बड़ा दायरा, जिसने जमीन को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, तो वो इक्वेटर हो गया। लेकिन अब ये वाला जो पॉइंट है जो इक्वेटर से काफी ऊपर है और नॉर्थ पोल के नीचे है, काफी नीचे है, तो इस जगह का क्या होगा? तो इसका हमने पहले फासला ले लिया महवर के साथ में। मान लो कि ये वाले पॉइंट का नाम ओ डैश है, तो ओ डैश के साथ में उसका फासला ले लिए स्मॉल आर। और अब जब जमीन ऐसी गोल घूमेगी तो ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसे घूमेगा, इस अंदाज में दायरा बनाएगा, तो इसका एक छोटा दायरा बन गया। ये जो छोटा दायरा बना ये इसका लैटिट्यूड है। ओके, इस खत को या इस दायरे को जो है हम लैटिट्यूड बोलेंगे। और अब आप इमेजिन करो, अगर ये पॉइंट पी यहाँ लेंगे तो यहाँ थोड़ा सा दायरा बड़ा बनेगा, यहाँ लेंगे तो दायरा ऐसा आएगा, यहाँ लेंगे ऐसा दायरा बनेगा, यहाँ लेंगे ऐसा छोटा दायरा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ग्लोब के ऊपर आप अलग अलग जगहों पर पॉइंट्स लेते जाओ, जहां जहां आप पॉइंट्स लेते जाएंगे हर पॉइंट अपने अपने उस महवर के अगर गोल घूमकर एक ऐसा सर्कल बनाएगा, वो सर्कल उस मकाम का या उस पॉइंट का अर्जुल बलद रहेगा या लैटिट्यूड रहेगा। ओके, अब हम मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं कि लैटिट्यूड की हम तारीफ कैसे करेंगे। ज्योग्राफिया के लिहाज से अगर हम बात करेंगे तो लैटिट्यूड या अर्जुल बलद जो है उसका सीधा साधा मतलब होता है जमीन के ग्लोब पर या दुनिया के नक्शे में खींची जाने वाली आड़ी लाइन है, यानी उसकी जो लाइन है, उसकी जो खतूत होते हैं, उनको हम लैटिट्यूड कहेंगे। उनमें से एक लैटिट्यूड होता है इक्वेटर, उसके ऊपर बहुत सारे लैटिट्यूड रहेंगे और उसके नीचे भी बहुत सारे लैटिट्यूड रहेंगे। जितने लैटिट्यूड हम ऊपर बनाएंगे उतने लैटिट्यूड नीचे भी बनाएंगे। ओके, ये हो गया ज्योग्राफिया के लिहाज से उसकी डेफिनेशन। अब हमको उसकी ओरिजिनल या साइंटिफिक डेफिनेशन देखना है कि वो होता क्या है। तो देखो क्या करेंगे हम इसमें एक आसान तरीका हम ये करेंगे कि ये जो मकाम हमने लिए पॉइंट पी सब लोग गौर से देखना, इस पॉइंट पी को ओ के साथ जोड़ देंगे। अगर मैंने पॉइंट पी को ओ के साथ जोड़ दिया तो आप गौर से देखो कि ओ जो है वो इस दायरे का यानी जमीन का मरकज है, और ये जो पॉइंट पी है ये जमीन की सतह पर है, मतलब इस दायरे के बाउंड्री पर है। अब मरकज से बाउंड्री तक का जो खत होता है ये जमीन का रेडियस होगा, यानी ये कैपिटल आर है। ओके, तो ये जमीन का रेडियस बन गया कैपिटल आर। यहाँ पर यहां से लेकर यहां तक ये जो खत हमने खींचे थे इसका नाम रखेंगे स्मॉल आर। अब आप सब गौर से देखो कि जैसे इस पॉइंट को जमीन के मरकज के साथ जोड़े तो इसको जोड़ने वाले खत ने इक्वेटर के साथ में, ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है यानी ये जो आड़ी जो प्लेन है, खत अस्तवा जो है, इस खत ये जो खत अस्तवा आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस खत अस्तवा के साथ में उसने ये एक एंगल बनाया। ओके, आप देखो क्या क्या करें, दोबारा देखो, जमीन की सतह पर पॉइंट पी को जमीन के मरकज के साथ जोड़े, मरकज के साथ जोड़ने पर ये जो खत तैयार हुआ, इस खत ने खत अस्तवा के साथ में ये एक जाविया बनाया। मैं इस जाविये का नाम फाई रख देता हूं। ये जो जाविया है ये जमीन के सतह के हर नुक्ते के लिए बदलेगा। जैसे ये वाले पॉइंट के लिए ये फाई है, अगर मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ तो फाई छोटा हो जाएगा, और नीचे लूंगा तो और फाई कम हो जाएगा, और अगर मैंने पॉइंट पी को यहाँ ले लिया तो फाई की कीमत गायब हो जाएगी, मतलब फाई की जो कीमत है इस पॉइंट पर 0 डिग्री हो जाएगी। ओके, फिर यहाँ से ऑनवर्ड जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो फाई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, यहाँ लूंगा तो वो और ये वाला एंगल बनेगा। और अगर मैंने पॉइंट एन पे ले लिया, यानी पॉइंट पी को अगर मैं एन पे ले लेता हूँ तो फिर ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल बनेगा मतलब 90, मतलब इस जगह पर फाई की कीमत 90 डिग्री हो जाएगी। तो यहाँ पर हमको एक मजेदार बात ये नजर आ रही है कि ये जो लैटिट्यूड है, ये जितने भी लैटिट्यूड हम इसके ऊपर बनाएंगे, हर लैटिट्यूड को एक जाविये की शक्ल में हम बता सकते हैं। लैटिट्यूड जो है उसको हम एक जाविये की शक्ल में बताएंगे। जैसे इक्वेटर का नाम रखेंगे 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो ये लैटिट्यूड बढ़ते जाएगा। अगर हम शुमाली कुतुब पर चले गए यानी नॉर्थ पोल पर अगर चले गए तो वहां पर हमारे लैटिट्यूड की कीमत रहेगी 90 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ, और वैसे जब हम नीचे जाएंगे तो भी लैटिट्यूड की कीमत बढ़ती जाएगी, और जब साउथ पर जाएंगे यहाँ पर हमारी कीमत आ जाएगी 90 डिग्री साउथ। मतलब जो जुनूबी कुतुब होता है वो 90 डिग्री साउथ होता है। तो इस तरह से एक चीज जो हमको कंफर्म हो रही है वो ये है कि
ये जो हमारा जो ग्लोब होता है, दुनिया का ये जो ग्लोब है या जो वर्ल्ड मैप जो होता है, उस पर जो आड़ी लकीरें जो हम लोग खींचेंगे जिनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं, तो हर लैटिट्यूड का ओरिजिनल मामला ये है कि हर लैटिट्यूड एक्चुअली एक एंगल होता है, एक जाविया होता है। और वो जाविया किसने बनाया होता है? तो जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, जमीन की सतह पर आप जिस पॉइंट, जिस मुल्क या जिस शहर को के बारे में आप बात कर रहे हो या जिस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में आप बात कर रहे हो, उस पॉइंट को आप जमीन के मरकज के साथ जोड़ दो। मरकज के साथ जोड़ने वाला जो खत है वो इक्वेटर के साथ में यानी खत अस्तवा के साथ में जो जाविया बनाएगा, वो जाविया अर्जुल बलद या लैटिट्यूड कहलाता है। तो उस जाविये का नाम लैटिट्यूड है। ओके, ये मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक इतनी बातें जो है ये समझ में आई होगी। ओके, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन अगर आपने पूरा पूरा ध्यान दिए तो आपको बहुत इजीली ये पूरा समझ में भी आ जाएगा, यानी कोई ऐसी बहुत ज्यादा दिक्कत की बात भी नहीं है। देखो, सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में एक चीज याद रखो कि हमारी जो दुनिया है, दुनिया जो है वो ऐसी गोल है, ओके, फुटबॉल जैसी गोल है। और इसके बीचों बीच में से एक ऐसा खड़ा एक तसव्वुराती एक महवर गुजरता है। ये जो तसव्वुराती महवर है, इसके अतराफ ये ग्लोब जो है, ये जो दुनिया है, ये ऐसे रोटेट हो रही है, गोल घूम रही है। ओके, अब ये गोल घूमने वाली ये जो दुनिया है, इसके गोल घूमने की वजह से जमीन के ऊपर अलग अलग पॉइंट अलग अलग अंदाज में घूमेंगे। जैसे अगर हमने यहाँ एक पॉइंट लिया तो वो जमीन के साथ घूमकर सबसे बड़ा दायरा बनाएगा, यानी ग्रैंड सर्कल बनेगा, सबसे बड़ा सर्कल। अगर हम यहाँ की वजह यहाँ पॉइंट लेंगे, उसका सर्कल थोड़ा छोटा हो जाएगा। अगर यहाँ पॉइंट लेंगे, वो इस तरह का सर्कल बनाएगा। ऊपर लेंगे और छोटा सर्कल। और अगर हमने ऐसा करते करते नॉर्थ पोल पे चले गए तो सर्कल बनेगा ही नहीं। आप देखो, ये वाला जो पॉइंट एम या फिर ये जो पॉइंट एस है, ये घूमेगा ही नहीं। मतलब ये घूमेगा तो सही अपनी जगह पे रह के, लेकिन ये दायरा नहीं बनाएगा। तो जब ये जमीन ऐसे रोटेट होती है, उसके ऊपर के ये जितने भी पॉइंट है ये गोल घूमेंगे, दायरा बनाएंगे, दायरवी हरकत करेंगे। और क्योंकि ये लोग गोल घूमेंगे, अलग अलग दायरे बनाएंगे, हम हर दायरे को लैटिट्यूड कहेंगे। यानी ज्योग्राफी के लिहाज से, अगर हम ज्योग्राफी के लिहाज से बात करेंगे तो ग्लोब के ऊपर बनने वाले जो दायरे हैं, जो उफकी दायरे हैं, आड़े वाले जो दायरे रहेंगे, वो उनको हम लैटिट्यूड बोलेंगे। और ये वाले लैटिट्यूड हमको वर्ल्ड मैप पर, यानी दुनिया का नक्शा जो रहता उसके ऊपर हमको आड़ी वाली जो लाइनें हैं, वो आड़ी वाली लाइनें हमको लैटिट्यूड के तौर पे नजर आएंगी। ये जोग्राफिया के लिहाज से बात हो गई। यानी जोग्राफिया के लिहाज से लैटिट्यूड की तारीफ ये रहेगी कि वर्ल्ड मैप पर या ग्लोब पर बनने वाले उफकी जो लाइनें हैं, उफकी जो दायरे हैं, उफकी लाइनों को हम लोग लैटिट्यूड कहेंगे। ओके, नक्शा बोल रहे हैं तो लाइन बोलेंगे, और ग्लोब बोल रहे हैं तो दायरा बोलना पड़ेगा, उफकी दायरा। ओके, अब साइंटिफिकली उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो साइंटिफिकली डेफिनेशन इस तरह से बनाएंगे कि जिस मकाम का अपने को लैटिट्यूड बनाना है, आप गौर से देखो, जिस मकाम का अपने को लैटिट्यूड बनाना है, उस मकाम को जमीन के मरकज के साथ जोड़ दो। जैसे आप उसको जमीन के मरकज के साथ जोड़ेंगे, तो जमीन के मरकज के साथ जोड़ने वाली लाइन इक्वेटर के साथ में, यानी खत अस्तवा के साथ में एक जाविया बनाएगी, एक पर्टिकुलर एक जाविया बनाएगी। वो जाविया जो है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड। यानी रियल में लैटिट्यूड किसी खत या दायरे का नाम नहीं है, बल्कि लैटिट्यूड रियल में एक जाविये का नाम है। और वो जाविया ये चीज बनाता है, जमीन की सतह पर किसी पॉइंट को मरकज के साथ जोड़ने पर जोड़ने वाला खत खत अस्तवा के साथ, खत अस्तवा की जो प्लेन है उसके साथ में जो जाविया वो बनाएगा, उस जाविये का नाम लैटिट्यूड या अर्जुल बलद है। और वो हर पॉइंट पर अलग अलग होगा, यानी जमीन के हर नुक्ते पर अलग अलग होगा। जैसे अगर आपने पॉइंट पी को यहाँ एक तस्वुर कर लिए, तो यहाँ पर इक्वेट ये जो लाइन है ये ऐसे आ जाएगी। तो आप गौर करो, फाई की कीमत गायब होगी, जीरो हो गया। यहाँ पर फाई की कीमत जीरो हो जाएगी। इसको आप ऊंचा करते चले जाओ, तो ऊंचा करते करते जब आप यहाँ लाओगे तो ये फाई इतना बड़ा बन जाएगा। यहाँ लाएंगे तो फाई इतना बड़ा रहेगा जैसा नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ लाएंगे फाई की कीमत और बड़ी हो जाएगी। और अगर आपने उसको एन पर ला लिए, नॉर्थ पोल पे ला लिए, तो ये एंगल पूरा पूरा ये ऐसा, यानी इक्वेटर ऐसा है और ये खत ऐसा बन गया, तो ये एंगल बनेगा 90। इसका मतलब यहाँ पर फाई की कीमत 90 होगी। तो लैटिट्यूड जो है उनकी कीमत 0 डिग्री से 90 डिग्री होती है नॉर्थ में, और 0 डिग्री से 90 डिग्री होती है साउथ में। तो यहाँ पर आप याद रखना, 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ
ओके, और वैसे ही 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ, यहाँ पर 0 डिग्री जो है वो खते अस्तवा है या इक्वेटर है। ओके, इतनी बातें, मतलब आपको इक्वेटर का जो कंसेप्ट है वो अब आपको पूरी तरह से जो है वो ध्यान में आ गया होगा। अब हम लोग इस टॉपिक को थोड़ा सा अब अपने लिए, मतलब अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, जमीन का जो शक्ली इसरा है उस पर इन चीजों का क्या असर पड़ेगा, यानी क्यों असर पड़ने वाला है, अब हम उस टॉपिक के ऊपर आएंगे। अब आप सब थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखो। मैं एक काम करता हूँ, बल्कि इस फिगर को मैं दोबारा से कुछ यानी जो गैर जरूरी चीजें इसमें से है उनको हटाकर ये डायग्राम मैं दोबारा से बनाता हूँ। आप लोग सब इस डायग्राम को अपने मेरे साथ साथ आप बना सकते हैं। मान लो कि आपने इस तरह से पहले एक बड़ा सा एक सर्कल बना दिया। ओके, इसके बाद आप एक ऐसी खड़ी लाइन ड्रॉ कर लो मार्कस में से पास होने वाली। ये जो खड़ी लाइन आप बनाएंगे इसका नाम रख दो महवर। यहाँ पर एक ऐसा रोटेशन की अलामत बताकर ओमेगा बता दो। ओमेगा जो है वो जमीन की जावियाई रफ्तार है, यानी जमीन ओमेगा जावियाई रफ्तार से घूम रहा है। याद रखना, जब कोई चीज गोल घूमती है तो उसके अंदर उसकी जो रफ्तार या उसका जो हटाव या उसका जो इसरा है उसको जावियाई वर्ड लगाया जाता है। हम लोग अभी मतलब इसके फौरन बाद जो है जब हम सर्कुलर मोशन वाला पार्ट जब शुरू करेंगे, इस चैप्टर के फौरन बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो सर्कुलर मोशन पर ही आएगा। तो उसमें हम लोग जावियाई रफ्तार क्या होती है रियल में, पूरा डिटेल हम उसका पढ़ने वाले हैं। तो अभी फिलहाल आप इतना याद रखो कि यहाँ पर ये जो जमीन है ये ऐसे रोटेट हो रही है और उसकी गोल घूमने की जो रफ्तार है जावियाई रफ्तार वो ओमेगा है। चलो अब इसमें सबसे पहले हम एक इक्वेटर बना देंगे। यहाँ पर हम लोग एक ऐसी आड़ी लाइन बनाएंगे और इसका नाम रख देंगे खते अस्तवा। ओके, ये खते अस्तवा बन गया। इंग्लिश में इसको कहेंगे इक्वेटर। ओके, अब एक जमीन का हमको मरकज लेना है, तो हम यहाँ पर इस जगह पर मरकज ले सकते हैं। मान लो ये पॉइंट ओ ले लिया हमने। अब आप याद रखना कि ओ से लेकर यहाँ तक का फासला जो है ये रहेगा आर, यानी जमीन का रेडियस। ऐसे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला भी आर रहेगा, रेडियस। आप याद रखना मरकज से लेकर कहीं भी बाउंड्री तक अगर आपने जो लाइन खींचेंगे वो रेडियस रहेगा, वो निस्कुद्र रहेगा। ये आर हो गया, जमीन का जो निस्कुद्र है वो कैपिटल आर है मान लो। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेटर और ये हमारा ये जो नॉर्थ पोल है और ऐसी ये वाला जो पॉइंट है ये साउथ पोल है, तो हम क्या करेंगे एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे बीच में, यानी एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो ना तो ये दोनों कुतबैन पर हो और ना ही इक्वेटर पर हो, बल्कि इनके दरमियान में कहीं हो। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम लोग यहाँ इस जगह पर एक पॉइंट पी ले लेंगे। ओके, अब पॉइंट पी जो है उसको मैं जमीन के मरकज के साथ जोड़ूंगा। जैसे ही मैंने उसको जमीन के मरकज के साथ जोड़ दिया, ये खत तैयार हुआ। इस खत ने इस इक्वेटर के साथ ये जाविया बनाया। इस जाविये का नाम फाय रहेगा, इसको हम अर्जुल बलद कहेंगे। ओके, अर्जुल बलद इस जाविये का नाम है। तो अर्जुल बलद की डेफिनेशन क्या होगी, एकदम आसान डेफिनेशन रहेगी। जमीन की सतह पर किसी नुक्ते को जमीन के मरकज के साथ जोड़ने वाला खत खते अस्तवा के साथ जो जाविया बनाता है उस जाविये को अर्जुल बलद या लैटिट्यूड कहते हैं। एक बार फिर से सुनो आप, जमीन की सतह पर किसी नुक्ते को जमीन के मरकज के साथ जोड़ने वाला खत खते अस्तवा के साथ जो जाविया बनाता है उस जाविये को लैटिट्यूड या अर्जुल बलद कहते हैं। ये बन गई इसकी डेफिनेशन। ओके, अब जैसा कि आपको मालूम है कि जमीन रुकी हुई नहीं है बल्कि जमीन गोल घूम रही है। अब क्योंकि जमीन गोल घूम रही है तो हम एक काम करेंगे, यहां से पहले एक ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ कर लो। याद रखो ये लाइन इसके साथ मुतवाजी आना चाहिए, खत अस्तवा के साथ ही मुतवाजी आएगी। यहाँ पर ये दायरे में ऐसा बनाएगा, यानी इसका पॉइंट पी जब गोल घूमेगा तो उसने ये इस तरह का दायरा बनाना है, एक छोटा सा दायरा बनाएगा। ओके, इस तरह से वो दायरा बनाएगा और इस दायरे में वो ये ऐसे घूमेगा, इस अंदाज में ऐसे घूमेगा। इस अंदाज में उसका दायरा बनने वाला है, एक छोटा सा दायरा। अब ये जो छोटा सा जो दायरा बना तो इसका भी एक मरकज है, इसका मरकज यहाँ पर है इस जगह पर। तो हम लोग इस पॉइंट का नाम रख देते हैं ओ डैश। ओके, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओ डैश। हम उसका नाम ओ डैश रख देंगे। ये ओ है, यानी जमीन का मरकज ओ है और इस दायरे का जो मरकज है वो ओ डैश है। अब आप पी से लेकर ओ डैश तक का जो फासला है, यानी इस दायरे का रेडियस, इसको हम बोलेंगे स्मॉल आर। तो यहाँ पर आप इस जगह पर स्मॉल आर लिख सकते हैं।
ये इस तरीके से आप उसको लिख दो, स्मॉल आर यानी छोटा जो आर है वो उस छोटे से दायरे का निष्पुत्र रहेगा। अब आप गौर से देखो, ये वाली जो लाइन है, ये बीच वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन मुतवाजी है, मतलब ये मामला ऐसा हो गया, ये एक लाइन और ये उससे एक मुतवाजी लाइन। ओके, अब ये दो लाइनों को अगर एक तीसरी लाइन ऐसे अगर क्रॉस करे तो यहाँ अगर बनने वाला एंगल अगर फाई है तो फिर ये वाला एंगल भी फाई बनेगा। ओके, आप याद रखना इनको अल्टरनेटिंग एंगल्स बोलेंगे, मुतबादिला ज़ाविये। अब ये जो मुतबादिला ज़ाविये जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं, तो अगर ये आड़ी लाइन अगर इन दोनों यानी दो मुतवाजी लाइनों को अगर एक आड़ी लाइन क्रॉस करती है तो इस आड़ी लाइन के जरिए एक तरफ जो जाविया बनेगा वही जाविया उसमें ऊपर की तरफ दूसरी जानिब बनाएगा। इनको अल्टरनेटिंग एंगल या मुतबादिला जाविया बोलते हैं, और वही वाली चीज यहाँ हो रही है। आप गौर से देखो, इस जगह पर ये वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन मुतवाजी है, और ये वाली लाइन ने इसको क्रॉस किया ऐसे, यहाँ एंगल फाई बना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस जगह पर ये वाला एंगल जो बनेगा ये भी फाई होगा। ओके, आप इस तरह से बना लो उसको पहले पूरा। तो यहां बनने वाला एंगल फाई बनेगा। अब O से लेकर P तक का जो फासला है ये रहेगा R, जमीन का रेडियस। तो जमीन का निष्पुत्र कैपिटल R, यहां से पॉइंट P से O' तक का फासला स्मॉल r जो कि दायरे का निष्पुत्र है, दायरे का निष्पुत्र स्मॉल r, जमीन का निष्पुत्र कैपिटल R, और बनने वाला जो लैटिट्यूड है, जो जाविया है वो है कैपिटल R, जो हमने दो जगह पर बता दिए। इतनी फिगर आपको पहले इसमें बताना पड़ेगा। ओके, अब इस फिगर के अंदर छोटी सी एक और चीज हम लोग ऐड करेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद करेंगे, मतलब मैं पूरी कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद फिर वो चीजों को मैं इसमें ऐड कर दूंगा। अब आप एक काम करो, सबसे पहले इसका एग्जाम में सवाल किस तरह से आएगा तो वो सवाल नोट कर लो। मैं पहले सवाल लिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको शुरू कर देंगे, इसका जो डेरिवेशन है। तो देखो इसका सवाल ऐसा आएगा, जमीन के सकली इसरा पर, सवाल लिख लो अगला सवाल, जमीन के सकली इसरा पर अर्जुल बलद ब्रैकेट में लिखो लैटिट्यूड, अर्जुल बलद या लैटिट्यूड के असर की वजाहत कीजिए। अर्जुल बलद के असर की वजाहत कीजिए। ओके, ये सवाल इस तरह से हो गया। यही वाले सवाल को बदल कर भी पूछ सकते हैं अलग तरीके से, दूसरे तरीके से सवाल लिखो, और करके लिखो, या दूसरे अल्फाज में लिखो यही वाला सवाल। दूसरे तरीके से सवाल ऐसा आएगा, जमीन की सतह पर सकली इसरा की कीमत पर जमीन की सतह पर सकली इसरा की कीमत पर गर्दिशी हरकत रोटेशनल मोशन का गर्दिशी हरकत या रोटेशनल मोशन का असर मुफस्सिल बयान कीजिए। गर्दिशी हरकत या रोटेशनल मोशन का असर मुफस्सिल बयान कीजिए। ओके, अब इसके जवाब में आप लोग हेडिंग डालो,
साइड हेडिंग डालो, सकली इसरा पर, सकली इसरा पर अर्जुल बलद का असर, सकली इसरा पर अर्जुल बलद का असर, हेडिंग डालेंगे। इंग्लिश में भी लिखो इसको, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन जी। चलो ठीक है, लिख लिए सबने। अब उसके बाद आपको सबसे पहले लैटिट्यूड की तारीफ लिखना है, अर्जुल बलद की। तो उसके नीचे की लाइन में लिखो आप लोग, डेफिनेशन इस तरह से लिखेंगे जैसा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, वही डेफिनेशन हमको लिखना है। हाँ, उसके नीचे लिखना शुरू करो, जमीन की सतह पर, जमीन की सतह पर मौजूद किसी भी नुक्ते को, जमीन की सतह पर मौजूद किसी भी नुक्ते को जमीन के मरकज के साथ, जमीन के मरकज के साथ जोड़ने वाला खत, जोड़ने वाला खत, जोड़ने वाला खत खत अस्तवा के साथ, खत अस्तवा के साथ एक मखसूस जाविया बनाता है, खत अस्तवा के साथ एक मखसूस जाविया बनाता है, जिसे अर्जुल बलद, जिसे अर्जुल बलद ब्रैकेट में लिखो लैटिट्यूड कहते हैं, जिसे अर्जुल बलद या फिर लैटिट्यूड कहते हैं, फुल स्टॉप। इसे आमतौर पर, इसे आमतौर पर ये इस तरह की अलामत बनाओ, फाय से जाहिर करते हैं, इसे आमतौर पर फाय से जाहिर करते हैं। ओके, अब इसके बाद यानी ये इतनी चीजें होने के बाद अब वापस इस फिगर के ऊपर आओ। वैसे देखा जाए तो अब इसके बाद ये फिगर बनाना है। ओके, और ये फिगर बनाने के बाद यानी ये डेफिनेशन हो गई, अलामत बता दी कि उसकी अलामत फाय है। अब ये डायग्राम बनाएंगे। अब इस डायग्राम के अंदर क्या क्या बनाने का है तो उसको अब आप लोग एक बार गौर से देखो। ये इतनी चीजें तो हो गई। ओके, यानी यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि ये ऐसा दायरा बनाएगा, उस दायरे का मरकज ओ डैश है, जमीन का मरकज ओ है, ये वाला फासला कैपिटल आर, और उस दायरे का जो निष्कुत्र है वो रहेगा स्मॉल आर। इतनी चीजें तो हो गई। अब यहाँ आप एक चीज पे गौर करेंगे कि इस जगह पर यानी ये जो ट्रायंगल आपके सामने जो बना हुआ दिख रहा है, एक मुसल्लस बन गया अपने पास यहाँ पर। इस मुसल्लस के अंदर अगर हम इस जाविये के बारे में सोचो, ये वाला जाविया, तो आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि ये 90 का एंगल है, बराबर। जैसे आड़ी लाइन है, ये खड़ी लाइन, इसका मतलब उनके बीच का एंगल 90 का होगा। तो अगर किसी मुसल्लस में एक जाविया 90 का होता है
तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, यानी कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है। और अगर वो कायमतु ज़ाविया मुसल्लस है तो फिर उसके अंदर हम लोग साइन, कॉस, टेन, ये तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं उसके अंदर। तो इस मुसल्लस के अंदर भी हम लोग साइन, कॉस, टेन वगैरह जो है वो निकाल सकते हैं। ओके, तो अब उसी चीज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप लोग एक काम करो, ये डायग्राम बना लिए होंगे, अब इस डायग्राम के नीचे लिखना शुरू करो, दर्जे वाला खाके में, दर्जे वाला खाके में इस तरह से लिखो, मुसल्लस ओ, ओ डैश पी, ओ, ओ डैश पी, मतलब ये वाले मुसल्लस की बात हो रही है, ये वाला मुसल्लस, मुसल्लस ओ, ओ डैश पी एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है जिसमें गौर करने पर, जिसमें गौर करने पर, ओके। अब कॉमा दो आप लोग, और अब उसके नीचे की लाइन में देखो, इस मुसल्लस में हम लोग कॉस पर गौर करेंगे, हम लोग कॉस फाई की कीमत निकालेंगे। अब आप लोग देखो कॉस फाई, उसके नीचे की लाइन में लिखो कॉस फाई इज इक्वल टू, अब आपको साइन, कॉस, टेन सब मालूम है। कॉस की डेफिनेशन जो हमने लिखे थे या जो याद करे थे पहले, वो ये थी कि मुत्तसिला जिला बटे वित्र। ओके, अब आप डिसाइड करेंगे इस मुसल्लस के अंदर के कौन मुत्तसिला जिला है, कौन मुकाबिल का जिला है और कौन वित्र है। तो सबसे पहले तो हम लोग वित्र डिसाइड करेंगे। देखो वित्र जो है वो होता है 90 के सामने वाला जिला, इसका मतलब ये 90 का जाविया है तो इसके सामने वाला ये जो जिला है ये बन गया हमारा वित्र। ओके, और अब आएगा सवाल कि मुतसिला जिला किसको बोलेंगे और मुकाबिल का जिला किसको बोलेंगे। तो उसके लिए इस मुसल्लस में हमारे पास ये वाला एंगल पता है, ये जाविया फाय है, तो इसके सामने वाला ये जो है ये मुकाबिल का होगा। अगर ये मुकाबिल का होगा तो फिर ये जो है ये मुतसिला होगा। इसका मतलब मुतसिला कौन है, ऊपर वाला, पी से लेकर ओ डैश तक जो है ये मुतसिला हो गया, और पी से लेकर ओ तक जो है ये हो गया वित्र। ओके, एक बार फिर से देखो, 90 के सामने वाले को बोलेंगे मित्र, और इसके अलावा ये 90 के अलावा ये जाविया अपने को मालूम है, तो ये जाविये के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये वाली साइड मुकाबिल में आएगी, इसलिए इसको बोलेंगे मुकाबिल का जिला। और इसके साथ ये जुड़ा हुआ है, ये जिला जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे मुतसिला जुड़ा, मुतसिला जिला, मतलब जो जिला जुड़ा हुआ रहता है एंगल के साथ में वो मुतसिला होगा। मुतसिल का मतलब जुड़ा हुआ होता है। ओके, तो ये मुतसिला जिला और ये मुकाबिल का जिला। अब कॉस की डेफिनेशन क्या थी, तो कॉस की तारीफ थी मुतसिला जिला बटे वित्र, मुतसिला जिला बटे वित्र। इस लिहाज से कॉस फाई बराबर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हेलो, हाँ, असल में एक कॉल लगा, डिस्टर्ब हो गया क्या तो। ओके चलो ठीक है, इधर ध्यान दो पूरा आप लोग। अब तो मुतसिला जिला हो गया आर, और जो वित्र है वो रहेगा कैपिटल आर। तो कॉस फाई की कीमत स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। चलो इतना लिख लो आप लोग, इतना कॉस फाई बराबर आर अपॉन आर। अब हम लोग एक काम कर सकते हैं, इस कैपिटल आर को इधर ला लेंगे। अगर आपने इस कैपिटल आर को इधर शिफ्ट कर दिए तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, और अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ जाएगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस फाई। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। यानी हमने पॉइंट पी दायरे में घूम रहा था तो उस दायरे का निष्पुत्र मालूम कर लिया। जिस दायरे के अंदर पॉइंट पी घूम रहा है उस दायरे का निष्पुत्र स्मॉल आर है, और उसकी कीमत हमको मिली कैपिटल आर इंटू कॉस फाई। आप लोग गौर करो, स्मॉल आर का मतलब दायरे का निष्पुत्र है, वो तसव्वुराती दायरा जिसके अंदर वो मकान गोल घूम रहा है। कैपिटल आर जमीन का निष्पुत्र है, और फाई जो है वो लैटिट्यूड है, मतलब
लैटिट्यूड के ऊपर जो कीमत लिखी हुई रहेगी, लैटिट्यूड के ऊपर जो लैटिट्यूड जो जाविया होता है वो जाविया फाई है। तो इस तरह से स्मॉल आर इज इक्वल टू आ गया कैपिटल आर इंटू कॉस फाई। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से आगे थोड़ा सा कुछ पार्ट जो है उसको आप समझ लो। देखो तमाम लोग गौर से देखना, पॉइंट पी जो है वो जमीन की सतह पे है और जमीन रुकी हुई नहीं है, बल्कि जमीन ऐसे घूम रही है, रोटेट हो रही है इस तरह से। अब ये जमीन ऐसे घूम रही है तो उसकी वजह से पॉइंट पी भी ऐसा घूम रहा है यहाँ पर उसके अतराफ में। अब क्योंकि पॉइंट पी भी घूम रहा है दायरे के अंदर, और वो दायरे का जिसको स्मॉल आर है, और वो अभी अभी हमने उसकी कीमत मालूम कर ली है कैपिटल आर इंटू कॉस फाई। तो एक चीज हमको समझ में आ रही है कि पॉइंट पी जो है क्योंकि वो दायरे में घूम रहा है, इसका मतलब वो दायरी हरकत कर रहा है। ओके, और अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है, मतलब जब भी कोई पार्टिकल कोई जिस्म जब भी दायरवी हरकत करेगा उस पर एक ऑटोमेटिक एक इसरा पैदा होगा, खुद ब खुद उसके ऊपर एक इसरा अमल करेगा। उस इसरा की जो सिमत है वो मरकज की जानिब होगी, मरकज की जानिब, मरकज की जानिब एक इसरा अमल करेगा। यानी ये मरकज है, मरकज की जानिब एक इसरा अमल करेगा। हम उस इसरा को बोलेंगे मरकज जू इसरा, मरकज जू इसरा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये वर्ड याद रखो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उर्दू में बोलेंगे मरकज जू इसरा। मरकज जू इसरा का मतलब होता है ऐसा इसरा जो मरकज की तरफ अमल करता है। ओके, एकदम आसान सी डेफिनेशन है और आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है इसको, यानी मुश्किल बात नहीं है, इसको याद रखना। देखो आप इस तरह से दिमाग में फिट कर लो, अगर कोई जिस्म गोल घूमता है, अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है, अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तब उस पर एक इसरा अमल करेगा जो मरकज की जानिब अमल करेगा। तो मरकज की जानिब अमल करने वाला वो जो इसरा है उसका नाम है मरकज जू इसरा, इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रीपिटल। ये एक डेफिनेशन आपको ध्यान। अब क्या आएगा कि ये मरकज जू इसरा होता कितना है। तो यहां पर अब आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, मरकज जू इसरा को हम लोग उसको हम लोग एसी से जाहिर करेंगे। मरकज इसरा की अलामत जो है वो आमतौर पर हम लोग एसी इस्तेमाल करते हैं। तो एसी बार एक्चुअली एक वेक्टर है वो, तो एसी बार इज इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। ये फॉर्मूला रट लो, इसका डेरिवेशन और वो सारी चीजें हम लोग अगले चैप्टर में करने ही वाले हैं पूरा डिटेल में दायरवी हरकत के अंदर। अभी आपको सिर्फ इसको डायरेक्ट याद रखना है। तो यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत करता है तब उस पर एक मरकज जू इसरा अमल करेगा, और वो मरकज जू इसरा इतना होता है एसी बार माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार। यहाँ पर ये जो ओमेगा है ये जमीन का जावियाई रफ्तार है, यानी जिस जावियाई रफ्तार से जमीन रोटेट हो रही है वो ओमेगा है, और ये जो आर बार है ये उस दायरे का रेडियस है, उसका निस्बत है। ओके, अब ये जो आर बार है इसकी कीमत अभी अभी अपन लोगों ने बनाए थे, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने इसकी कीमत बनाए थे। इसकी कीमत हमको मिली थी कैपिटल आर इंटू कॉस फाई। आप देखो ये जो आर बार है कि आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू कॉस फाई, ये अभी अभी हमने देखा था। तो हम लोग इस आर बार की जगह पर ये वाला आर कीमत ले लेंगे, यानी कीमत अगर लेते हैं उसकी कदर अगर लेते हैं तो वो हम लोग ये वाली ले सकते हैं। ये आ जाएगा ए सी बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बार की जगह पर आएगा आर कॉस फाई। ओके, यानी ये एसी बार की समझ लो उसकी कीमत इस तरह से आ गई। ओके, मरकज जो इसरा जो है उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर लिया। अब यहां एक और चीज देखो, ऑनवर्ड हमको थोड़ा सा वेक्टर वाले चैप्टर की तरफ जाना पड़ेगा। एक काम करो, आप लोग पहले इस जगह पर ये कुछ चीजों को पहले नोट करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 तक आप पहुंच गए थे। ओके, उसके नीचे आप एक जुमला लिखो, उसके नीचे इस तरह से लिखना, जब जमीन गर्दिशी हरकत करती है तो जब जमीन गर्दिशी हरकत करती है तो
उस पर मौजूद नुक्ता P, उस पर मौजूद नुक्ता कैपिटल P दायरवी हरकत करता है, इस दायरवी हरकत के दौरान इस दायरवी हरकत के दौरान मरकज जो इसरा पैदा हो जाता है, मरकज जो इसरा पैदा हो जाता है, जो कि नुक्ता ओ डैश की जानिब अमल करता है, जो कि नुक्ता ओ डैश की जानिब अमल करता है। ओ डैश जो है वो मरकज है दायरे का, मरकज की जानिब यानी नुक्ता ओ डैश की जानिब अमल करता है, फुल स्टॉप। इस मरकज जो इसरा की कीमत दर्ज झैल होती है, इस मरकज जो इसरा की कीमत दर्ज झैल होती है। यह आ जाएगा, उसके नीचे की लाइन में लिखो AC बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R बार। आप याद रखना इसके अंदर माइनस की अलामत आएगी, क्योंकि मरकज जो इसरा और R बार एक दूसरे से उल्टे डायरेक्शन में होते हैं। मरकज जो इसरा जो है वो हमेशा मरकज की तरफ अमल करेगा, और वो जो R बार है वो हमेशा मरकज से जर्रे की जानिब अमल करेगा। ओके, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए माइनस की अलामत आएगी। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आ गई मरकज जो इसरा की, इसमें R बार जो है ये वही वाला R है जो ऊपर था मसावत नंबर 1 में, तो उसको हम यहां लाकर रख सकते हैं। तो इसके नीचे एक जुमला लिख लो, मसावत नंबर 1 इस्तेमाल करने पर, मसावत नंबर 1 इस्तेमाल करने पर उसके नीचे लिखो 1 इम्प्लाइज, यह आ जाएगा AC बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब ये जो R बार है इसी जगह पर आपको वो वाली कीमत लाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 वाली। वो कीमत है कैपिटल R इंटू कॉस फाई। तो AC बार इज इक्वल टू आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू कैपिटल R इंटू कॉस फाई। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, मसाफ नंबर 2। ओके, लेकिन याद रखो उसको, उसकी जो कीमत है उसको याद रखो। मैं यहां लिख देता हूं AC बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू R इंटू कॉस फाई। ओके, अब चलो आगे बढ़ाते हैं। अब अगली जो चीज है, मैंने अभी आपको बोला था कि आगे थोड़ा सा वेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। आप देखो, आप लोगों को याद होगा हम लोगों ने जो मैथमेटिकल मेथड्स जो चैप्टर था हमारा सेकंड वाला, मैंने आपको उसमें बताया था कि जब कोई वेक्टर तिरछा होता है, कोई भी वेक्टर जब तिरछा होता है तो हम लोग उसको दो टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, हम उसके दो अज्जा बना सकते हैं, उसको तहलील कर सकते हैं, दो अलग अलग अज्जा के अंदर दो टुकड़ों में उसको तोड़ा जा सकता है। एक खड़ा टुकड़ा होगा और एक आड़ा टुकड़ा होगा। देखो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। मान लो आपने इस तरह से दो महवर ले लिए, एक्स महवर और वाई महवर, और एक आधा वेक्टर मान लो ऐसा है, तिरछा वेक्टर है। ओके, मैं इस वेक्टर का नाम थोड़ी देर के लिए आर बार रख देता हूँ। तो ये जो आर बार है इसके दो टुकड़े बनाए जा सकते हैं, एक टुकड़ा इधर जाने वाला यानी यहां तक, और एक टुकड़ा इधर जाने वाला यहां तक। ये वाला जो टुकड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी उफ्की जूस, इसको उफ्की जूस बोलेंगे। और ये वाला जो टुकड़ा है इसको हम लोग बोलेंगे वर्टिकल कंपोनेंट यानी उमूदी जूस। और अगर ये वाला एंगल मान लो थीटा लेते हैं तो ये जो कीमत है ये आएगी r cos थीटा,
ओके, और ये जो उमूदी जुज है इसकी कीमत आएगी r sin थीटा। तो यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखना कि जब हम लोग उफकी की बात करेंगे तो उसमें cos थीटा आता, और जब हम लोग उमूदी की बात करेंगे, खड़े की बात करेंगे, उसमें sin थीटा आएगा। तो किसी भी वेक्टर के लिए ये बात लागू होगी। दुनिया का हर वेक्टर, दुनिया का हर वो वेक्टर जो तिरछा है, उसको आप तोड़ सकते हैं दो अलग अलग अज्जा के अंदर, दो टुकड़ों में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल है उसमें cos थीटा आएगा, और जो वर्टिकल है उसके अंदर sin थीटा आएगा, अगर आपने एंगल थीटा लिए तो। ओके, अब आप थोड़ा सा इस मामले को यहां पर गौर से देखो, ये वाली चीज को यहां पर इस फिगर के अंदर मैं ये कुछ चीजें मिटा देता हूं अभी इसमें, यहां गौर से देखना। ये लाइन ऐसी है और इसके ऊपर यानी इस पॉइंट पर एक इसरा अमल कर रहा है जिसका नाम है AC बार, और वो AC बार इतना है। ओके, AC बार जो है वो इधर अमल कर रहा है और जमीन का मरकज इधर है। तो आपको तो याद होगा कि जमीन का जो शकली इसरा है वो हमेशा जमीन के मरकज की जानिब अमल करता है। इसका मतलब यह है कि हमको जिस इसरा की जरूरत है वो वाला होना इसरा जो जमीन के मरकज की तरफ अमल करे। देखो, ये पॉइंट पी पर जमीन का जो शकली इसरा है वो इधर अमल करेगा, यहां पर ये डायरेक्शन के अंदर ऐसे, इसको मैं यहां लिख देता हूं जी। ओके, जी जो है वो इधर अमल करेगा। अब गौर करो कि अगर इस पॉइंट पर जी इधर अमल कर रहा है तो AC तो इधर अमल कर रहा है, इसका मतलब AC जो है वो तिरछा हो गया, बराबर है। आप गौर करो, AC जो है वो मरकज की यानी जमीन के मरकज की जानिब नहीं है, वो तो दायरे के मरकज की जानिब है। दायरे का मरकज यानी O डैश, और हमको तो वो चाहिए था जमीन के मरकज की जानिब। तो क्योंकि इस AC बार की सीट जो है वो जमीन के मरकज की जानिब नहीं है, इसलिए हम लोग उसको तोड़ेंगे दो कंपोनेंट के अंदर। इसका हम लोग एक टुकड़ा बनाएंगे इधर आने वाला और एक टुकड़ा बनाएंगे इधर जाने वाला, ऐसे उमुदन दो कंपोनेंट बनेंगे, उसके दो अज्जा बनेंगे, एक उफ्की और एक उमूदी। याद रखना ये उमूदी रहेगा और ये वाला उफ्की रहेगा, क्योंकि ये आड़ा है उसके साथ में। तो इसका नाम मैं रख देता हूं AH यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मरकज जो इसरा का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक इधर जाएगा, मैं इसका नाम रख देता हूं AV का मतलब है वर्टिकल कंपोनेंट, वो ऐसा ऊपर जाएगा, टेंजेंट की डायरेक्शन में जाएगा, बाहर मतलब जमीन से बाहर की तरफ। अब सवाल आएगा कि इस AV की और इस AH और AV की कीमतें क्या लेंगे। तो देखो, अगर मुझे AH की कीमत अगर लेना है तो जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो रहता है यानी उसकी जो जूज रहता उसके साथ में cos थीटा लगाना पड़ता। cos थीटा मतलब cos जो एंगल है आपके पास वो वाले एंगल का cos लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर AH की जो कीमत आएगी वो रहेगी, इधर जाने वाला वेक्टर जो है वो है AC बार। ओके, और इसका हमको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे cos फाई से। यहाँ पर एंगल थीटा नहीं है बल्कि फाई है, इसलिए cos थीटा की जगह पे cos फाई लेना पड़ेगा। तो AH की जो कीमत है वो बन जाएगी AC cos फाई। ओके, ऐसे अगर आपने AV की कीमत अगर लिखना है तो AV की कीमत आएगी AC बार इंटू साइन फाई, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर हमको साइन लेना पड़ता, बराबर है। तो वर्टिकल कंपोनेंट के साथ में साइन ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ में कॉस ले लेंगे, तो कॉस फाई इस तरह से आ जाएगा। अब आप सब गौर से देखो, ये वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला, ये जमीन के बाहर चला गया, टेंजेंट की डायरेक्शन में जमीन से बाहर निकल गया, तो वो हमारे लिए बेकार हो गया। बेकार मतलब अब वो हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का तो वही इसरा रहेगा जो मरकज की तरफ अमल करे। इसका मतलब हम लोग अब इसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर अभी जो इक्वेशन तक आप पहुंचे थे, इक्वेशन नंबर 2 तक, उसके नीचे की लाइन में आप लोग इस तरह से लिखो, इस मरकज जो इसरा को दो अज्जा में तोड़ा जा सकता है, इस मरकज जो इसरा को दो अज्जा में तोड़ा जा सकता है या तकसीम किया जा सकता है, इसका उफ्की जुज, इसका उफ्की जुज दर्ज झैल होता है।
इसका उसकी जुज दर्ज झैल होता है। उसके नीचे ये लिख लो, ए एच बार इज इक्वल टू ए सी बार इंटू कॉस फाई। ए सी बार इंटू कॉस फाई। अब एक काम करो, ये जो ए सी बार है इसकी कीमत ये है इक्वेशन नंबर 2 में, तो आप लोग यहां लिखेंगे 2 इंप्लाइज, यानी मसावत नंबर 2 को इस्तेमाल करो। जैसे आप इसे मसावत नंबर 2 इस्तेमाल करेंगे, ये आ जाएगा ए एच बार इज इक्वल टू, ए सी बार की कीमत है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस फाइव। ओके, और अब ये ए सी बार हो गया पूरे का पूरा, और इंटू कॉस फाइव, तो इंटू कॉस फाइव। ए सी बार की कीमत है ये इक्वेशन नंबर 2 से, और उसको जरब कर दिए कॉस फाइव से, तो यहां पर जरब में कॉस फाइव आ गया। ओके, अब इसको हल कर लो। जब आप इसको हल करेंगे आ जाएगा ए एच बार इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाइव। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है मरकज जो इसरा का, उसकी कीमत इतनी आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। ओके, और अब आप एक चीज देखो कि ये वाला जो है, ये जो कंपोनेंट है जिसकी हमने अभी इक्वेशन लाया, ये वो कंपोनेंट है जो जमीन के मरकज की जानिब अमल कर रहा है। तो यही होना था हमको, हमको तो मरकज यानी जमीन की तरफ अमल करने वाला इस तरह चाहिए, वो आ गया हमारे पास। अब आप सब गौर से देखो, आप लोग एक चीज देखो कि ये जो फिगर आपके पास है, इस फिगर से एक चीज समझ में आ रही है कि जी जो है वो इधर अमल कर रहा है, और ये जो एच है वो भी इधर अमल कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर साथ में है, और अगर ये दोनों वेक्टर साथ में है तो फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो जमा करना पड़ेगा, मतलब दोनों को ऐड कर लेंगे। ओके, तो अब आप लोग एक काम करो, उसकी नीचे की लाइन में लिखो, दर्ज बाला खाके से जाहिर होता है कि, दर्ज बाला खाके से जाहिर होता है कि, जाहिर होता है कि, इन्वर्टेड कॉमास में लिखो जी, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखो ए एच बार, जी और ए एच बार दोनों जमीन के मरकज की जानिब अमल करते हैं। जी और ए एच बार दोनों जमीन के मरकज की जानिब अमल करते हैं, इसीलिए नुक्ता कैपिटल पी पर, नुक्ता कैपिटल पी पर अमल करने वाला, नुक्ता कैपिटल पी पर अमल करने वाला माहासिल शकली इसरा दर्ज झैल होगा। माहासिल शकली इसरा दर्ज झैल होगा। महासिल शकली इसरा दर्ज झैल होगा। अब वो महासिल है इसलिए मैं उसको जी डैश का नाम दे देता हूं। तो जी डैश इज इक्वल टू, आप लोग देखो ये डायरेक्शन में अमल करने वाला एक है जी और एक है एच, और ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, आप गौर करो दोनों भी एक साथ है, एक ही सिंक में है, इसलिए दोनों को ऐड कर देंगे। तो जी प्लस ए एच, जी प्लस ए एच, और अब आप इसमें एच की कीमत ला के रख दो इक्वेशन नंबर 3 से। ओके, जो इक्वेशन नंबर 3 हमने बनाए थे उसको यहां ला के रख देंगे। तो उसके नीचे की लाइन में लिखो, मसावत नंबर 3 इस्तेमाल करने पर, मसावत नंबर 3 इस्तेमाल करने पर, हाँ,
यह आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी प्लस, अब ए एच जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो था तो उसकी जो कीमत है इक्वेशन नंबर 3 में वो है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर फाई ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर फाई। इसको सॉल्व कर लो, यानी ब्रैकेट को खोल लो, प्लस और माइनस को जब आप खोलेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता, इसका मतलब ये आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कॉस स्क्वायर फाई। ये फॉर्मूला हमको मिल गया। तो लैटिट्यूड जो होता है यानी जमीन का जो अर्जुल बलद है लैटिट्यूड, उसका जो असर पड़ेगा ग्रेविटी के ऊपर वो ये वाला होगा। और अब आप गौर करो इस फॉर्मूले में फिर माइनस आ गया, यानी जी में से इसको माइनस कर रहे हैं, और जब आप जी में से इसको माइनस कर रहे हैं मतलब कीमत कम हो रही है, तो लैटिट्यूड की वजह से भी सकलीसरा जो है वो कम होते जाएगा। जितना लैटिट्यूड की कीमत जो है वो चेंज होगी उस मुनासिबत से सकलीसरा की कीमत जो है वो बदलती जाएगी। तो इसको पैक कर लो और इसके नीचे की लाइन में लिखो, ये ज़ाब्ता सकलीसरा की कीमत पर, सकलीसरा की कीमत पर अर्जुल बलद यानी लैटिट्यूड के असर को जाहिर करता है, अर्जुल बलद या लैटिट्यूड के असर को जाहिर करता है। ओके, काफी बड़ा डेरिवेशन था, थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन अगर आप एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। अब इसके नीचे आप दो अलग अलग केस बनाएंगे। केस वन, केस वन आप याद रखो, दो अलग अलग केस बनाते हैं, एक इक्वेटर के वास्ते और एक कुतुबैन के वास्ते यानी शुमाली या जुनूबी कुतुब के वास्ते। तो केस वन हम इक्वेटर के लिए लेंगे। केस वन उसके नीचे लिखो, उसके आगे लिखो लगे तो फॉर इक्वेटर यानी खत-ए-इस्तिवा के लिए। अब खत-ए-इस्तिवा की बात हो रही है तो खत-ए-इस्तिवा के लिए फाई बराबर 0 डिग्री लेना पड़ेगा। कॉस और फाई जो है उसकी कीमत 0 आ जाएगी। देयरफॉर कॉस फाई का मतलब हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होता है। ओके, इक्वेटर जो रहता अभी हमने देखा था खत-ए-इस्तिवा के ऊपर लैटिट्यूड की जो कीमत है वो 0 आएगी, 0 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल की कीमत 0 ले लिए, अब एंगल 0 आ गया तो cos फाई हो जाएगा cos 0, और cos 0 1 होता है। ओके, अब ये जो cos 0 1 है ये कीमत हम यहाँ रख देंगे, यहाँ लाके रखेंगे तो जाहिर सी बात है cos स्क्वायर फाई ये 1 हो जाएगा। तो अब आप लोग उसके नीचे लिखो, ये कीमत दर्जे वाला मसावात में रखने पर, ये कीमत दर्जे वाला मसावात में रखने पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर जी, मैं यहाँ नीचे इक्वेटर लिख देता हूँ इसके नीचे, जी इक्वेटर इज इक्वल टू, क्योंकि ये स्पेशली इक्वेटर के लिए बात हो रही है, तो जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इंटू कॉस फाई यानी 1, वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो जी इक्वेटर इज इक्वल टू आगे इतना, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, यानी जी में से ये नंबर वजह कर देंगे। अब आप गौर करो, अगर जी में से आप ये वाला नंबर वजह करेंगे तो जो जवाब आएगा वो काफी छोटा होगा। इसका मतलब ये वाली जो कीमत है ये कम से कम कीमत है। ओके, 9.8 में से इसको वजह कर रहे हो, जब आप इसको वजह कर रहे हो तो ये उसकी सबसे मिनिमम वैल्यू रहेगी, क्योंकि ये कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है इसमें। ओके, तो इसलिए ये जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू रहेगी। तो उसके नीचे की लाइन में लिखना, ये ज़ाब्ता खत-ए-इस्तिवा पर सकलीसरा की कीमत को जाहिर करता है, सकलीसरा की कीमत को जाहिर करता है। सकलीसरा की कीमत को जाहिर करता है, फुल स्टॉप।
इस ज़ाब्ते से ज़ाहिर होता है कि ख़त इस्तिवा पर शक्ल इसरा की कीमत अकल तरीन मतलब मिनिमम, अकल तरीन या मिनिमम होती है। यानी शक्ल इसरा जो है वो सबसे कम जो है वो इक्वेटर पे रहेगा। इक्वेटर पर शक्ल इसरा की कीमत सबसे कम रहेगी, ये चीज साबित होगी। ओके, अब केस सेकंड, उसके आगे गो फॉर पोल्स मतलब कुतबैन के लिए, कुतबैन के लिए पहले हमने ख़त इस्तिवा के वास्ते देखे थे, अब हम कुतबैन के लिए देखेंगे तो कुतबैन का क्या मामला आएगा। ओके, जैसा मैंने आपको आज के इस लेक्चर में शुरू में समझाया था कि जब हम लोग कुतबैन पर अगर लैटिट्यूड की कीमत देखते हैं तो वहां पर फाई की जो कीमत है वो 90 डिग्री होती है, बराबर है। यानी अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो भी 90, साउथ में जाएंगे तो भी 90, तो फाई बराबर 90 डिग्री लिखो। एक सेकंड, फाई इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर cos फाई इज इक्वल टू आ जाएगा cos 90 डिग्री। और याद रखना जैसे cos 0 1 होता है ऐसे cos 90 जो है वो 0 होता है। cos 90 डिग्री हमेशा 0 होता है, उसकी कीमत जो है वो 0 है। अब ये वाली कीमत आपको वो फॉर्मूले रखना है, फाइनल वाला जो फॉर्मूला था तो उसके नीचे लिखो ये कीमत दर्जे वाला ज़ाब्ते में रखने पर, ऊपर जो फॉर्मूला मिला था हमको डेरिवेशन में उसमें रखने पर, ये कीमत दर्जे वाला ज़ाब्ते में रखने पर, बोलो देखो क्या हो जाएगा, क्या आएगा, देयरफॉर g डैश इज इक्वल टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू r इनटू cos स्क्वायर फाई, और cos फाई 0 है, इसका मतलब यहाँ पे 0 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब जाहिर है 0 का स्क्वायर यानी 0, और 0 से जब आप इस नंबर को ज़रब करेंगे तो पूरा जवाब भी 0 हो जाता, तो g माइनस 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये आएगा g, और यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा पोल्स इज इक्वल टू g ओके, g सफिक्स में लिखे पोल और उसकी कीमत आ गई है इक्वल टू g, माइनस में कुछ भी नहीं, माइनस में 0 आ गया। अब आप एक चीज गौर करो, देखो g इक्वेटर ख़त इस्तिवा की भी अभी जो कीमत हमको मिली थी वो थी g माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू r। ओके, और अभी हमने देखा g पोल, पोल के वास्ते ये फॉर्मूला देखा तो ये आया g, यहाँ पर g में से इसको वजन करें, यहाँ पे g में से किसी को भी वजन नहीं करें, इसका मतलब ये वाली जो कीमत है ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में से ये वाला नंबर वजन कर रहे हैं, मतलब यहाँ ये कीमत कम हो जाएगी, तो ये वाली कीमत डेफिनेटली कम है और ये वाली कीमत डेफिनेटली ज्यादा है। तो ये चीज समझ में आ रही है कि कुतबैन पर मतलब शुमाली कुतुब या जुनूबी कुतुब दोनों कुतबैन पर शक्ल इसरा जो है वो बहुत ज्यादा रहेगा। मैक्सिमम कीमत जो होती है शक्ल इसरा की वो कुतबैन पर होती है और मिनिमम कीमत जो होती है वो इक्वेटर पे होती है। ओके, तो ये इस तरह से लिखो पहले, और उसके नीचे की लाइन में लिखो साबित होता है कि कुतबैन पर शक्ल इसरा की कीमत, कुतबैन पर शक्ल इसरा की कीमत आज़म, शक्ल इसरा की कीमत आज़म मतलब मैक्सिमम होती है, आज़म या ब्रैकेट में मैक्सिमम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ल इसरा जो है वो इक्वेटर पे सबसे कम होगा और पोल पर सबसे ज्यादा होगा। ओके, यहाँ पर अब अपना ये जो लेक्चर है यानी ये जो टॉपिक है ये अब पूरी तरह से यहाँ पर एंड हो गया।
इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर का जो अगला जो पार्ट होगा वो देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा मुश्किल था, इसको आप एक बार बहुत अच्छे से और एक बार मैं ये लेक्चर को दोबारा से जब शेयर कर दूंगा आप इसको डबल से देख सकते, और इसके पूरे नोट्स आप एक बार बनाओ और मुझे शेयर करो। जो भी गलती होगी तो उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या गलती हुई है या किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको सब समझाया हूँ। तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से करो, थोड़ा सा मुश्किल आर्टिकल था लेकिन अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पूरा आ जाएगा। चलो अब यहाँ पे हम लोग आज के इस मतलब लेक्चर को जो है रोक देते हैं। इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक के साथ इसको शुरू करेंगे। चलिए, अल्लाह हाफिज।